बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुझे एक दफा फिर पाकिस्तान के मायानाज जर्नलिस्ट, सीनियर साफी, तजिया नगार, कालम नवीस मजहर बरलाज साहब ने ज्वाइन किया है। मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शिराज खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान की बस फिक्र लाक होती है। और आपको पता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में से बाहर जब जाते हैं तो पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ज्यादा मोहब वतन बन जाते हैं। तो उनकी परेशानियों का हमने मदावा करना है, उन्हें कुछ होप दिलानी है। क्योंकि यहाँ पर एक आपको पता ही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के को अभी हुकूमत पाकिस्तान डरा भी रही है कि आपके खिलाफ केसेस होंगे, चूंकि आपने इमरान खान के हक में मुजाहरे किए हैं। और आप ये देखें कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है या वाहिद मुल्क की हुकूमत है जो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो वाहिद पाकिस्तान का इस वक्त सरमाया है, जो पाकिस्तान की मैशत को चलाते हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि आप अगर आपने हमारे खिलाफ मुजाहरे किए तो आपके खिलाफ केसेस बनेंगे, आपके पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे, आपके शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो जाएंगे। इस हद तक के मामला चले गए। हालांकि पाकिस्तान में टूरिज्म है नहीं और इन्वेस्टमेंट बाहर से आ नहीं रही है। बजाय ये कि बाहर के लोगों को अपने साथ लगाएं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। योर रिस्पॉन्स टू इट सर? मेरा ख्याल है कि एक तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं उन्हें शायद पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, जो लोग ये सोच रहे हैं। इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वो पाकिस्तान में बसने वालों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसका मैं एक और तरह से भी वजाहत करूंगा कि देखिए, जब जुदाई होती है तो मोहब्बत की शिद्दत और बढ़ जाती है, वो किसी से भी जुदाई हो। लोग आप देखिए कि जब कोई किसी का कोई अजीज फौत हो जाता है तो क्यों रोते हैं? एक जुदाई होती है ना। इसी तरह जब अपनी जमीन से जुदा होते हैं तो मोहब्बत में शिद्दत आ जाती है। और बाज़ औक़ात हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको ये तजर्बा होता होगा कि जब वो पाकिस्तान के बारे में कोई खबर सुनते हैं तो कोई अच्छी खबर अगर ना हो तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अगर ऐसे मोहब्बत करने वालों को के साथ नफरत का मुजाहरा किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सोचने वाले जो हैं वो हमको की जन्नत में रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकेगा। क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ? आज मेरा ख्याल पाकिस्तान में बजट पेश हो रहा है और मैंने सुना है कि उसमें एक ये भी इजाज़त दी जा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो $1 लाख तक अपने साथ ला सकते हैं। वो भी उसकी वो भी एक साल में मदर बरलाल साहब, कोई पाबंदी नहीं है डॉलर यहाँ से ले जाने में। लेकिन एक साल के अंदर आप एक लाख तक डॉलर ले जा सकते हैं। ये यानी एक यकमुश्त नहीं लेके जा सकते। वैसे डॉलर ले जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपकी ज़राए आमदनी क्या है। ये बात भी दुरुस्त है। वैसे वहां पूछ कर क्या करेंगे? हम तो बाहर कमाते हैं और इन हुकूमतों को टैक्स देते हैं, तो इस हुकूमत का मामला होगा। मसला तो ये है कि डॉलर जब बाहर जाते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और वो आम आदमी, मुझ जैसा मजदूर आदमी, आप जैसा मजदूर आदमी, तो हम तो नहीं कर सकते मनी लॉन्ड्रिंग बाहर। तो वो डॉलर फिर दुबई में चले जाते हैं या अफगानिस्तान में बड़े चले जाते हैं। ये जाजू में जो वीआईपी जाते हैं वो भर के लेके जाते हैं। उस तक तो हमारी आम आदमियों की दस्तरस नहीं होती। तो वहां जखीरा अंदोजी भी हो रही है। तो ये तो मेरे ख्याल में अजीब सा मंतक है कि आप अभी, उन्होंने ये कहा था कि आज स्कीम के तहत जो है आप $4000 जमा कराएं और अपने बंदे को आप जो है वो भेज दें, यहाँ पाकिस्तान से हज पे चले जाएं। लेकिन बाद में पता चला कि उसका शिनाख्ती कार्ड ही नहीं है, किसी का पासपोर्ट ही नहीं है, ना बन सकता है। चूंकि यहाँ से जाता है तो कहते हैं जो जो आई भी है वो इसकी वेरिफिकेशन करेगी, आप यहाँ से अप्लाई करें। तो वो लोग तो जा ही नहीं सके। तो इस तरह के ड्रामे हैं। बस ये इस तरह के मामलात हैं। अगर कुछ रिलीफ ही देना है तो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज में कब्जे हो रहे हैं,
उनको कम से कम छुड़वाएं। अगर कोई रिलीफ ही देना है तो पीएए को दोबारा बहाल करवाएं। कोई इंसेंटिव ऐसे दें ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट कर सके। ये इमरान खान साहब ने शुरू किया था, ये चीजें शुरू की थी। और फिर ये भी आप देखें, अजीब मंतक है कि वो कह रहे हैं कि डॉलर आप साथ में लेके आ सकते हैं, जबकि कोई बैंक किसी किस्म का भी कहीं बैरून दुनिया में, यहाँ हम यूके में की बात करें, यूरोप की बात करें, तो कोई शाजो नाजर एक आधा बैंक है, बाकी सब उन्हीं का कारोबार चल रहा हो, इससे इनको फायदा पहुंच रहा है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है फिर ये जो आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, जी। तो ये एक नया जाल फेंका जा रहा है कि मुल्क में डॉलर, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होके अफगानिस्तान जाते रहे, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके दुबई में डॉलर जाते रहे, यूके और आते रहे। जहाजों के जहाज यूके भी आते रहे, हाँ। वो वाया की आते रहे। हम्म। यूके ले जाने वाले लोग हैं सरकारी, वो पहले तुर्किया जाते थे, और एक बहाना ये होता था कि तुर्किया हम जा रहे हैं, और जो साथ जाते थे जर्नलिस्ट भी कई जाते थे, तो उन्हें इस्तांबुल में रखा जाता था, और खुद जो साहब मनी लॉन्ड्रिंग करते थे वो वहां से प्राइवेटली जहाज पकड़ के तो यूके चले जाते थे। और इस तरह भी ये ड्रामे होते रहे। खैर, ये बातें बड़ी दुख की हैं कि पाकिस्तान पे जो लोग हुकूमत करते हैं वही पाकिस्तान से डॉलर ले जाते हैं, या उनकी मर्जी से जा रहे होते हैं, तो उन्हीं के डॉलर होते हैं। तो ये एक, इस पे दुख का इजहार किया जा सकता है। और पाकिस्तान के वो अदारे जो पाकिस्तान की सलामती की बातें करते हैं, या पाकिस्तान को दुरुस्त समझ में रखने की बातें करते हैं, उन अदारों को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी क्यों होती है। ये वो सवाल है जो उन अदारों के सामने है कि जनाबे वाला, जो लोग इक़्तिदार में है, क्या उन्हें पूछने वाला कोई नहीं? क्या कोई कानून उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनता? क्या कोई किसी महकमे का कोई नज़्म ज़ब्त उन पर नाफिज नहीं होता? तो ये एक तो सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और इससे कम से कम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। इससे एक तो मुल्क का फायदा है, दूसरा मुल्क की रिप्यूट का फायदा है ये कि बात आपका ठीक है, लेकिन लेकिन मैं आपकी तवज्जो, चूंकि आप कॉलम कॉलम भी लिखते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं टीवी पर, मैं आपकी तवज्जो यहाँ पर बड़ी मुस्तनद खबर की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि इस वक्त दुबई के अंदर अगर प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, फ्लैट खरीदे जा रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, बड़े बड़े टावर्स के अंदर, वो सिर्फ या रशियन खरीद रहे हैं या पाकिस्तानी खरीद रहे हैं। आप इसको चेक कीजिएगा। और इसी वक्त जब हम डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है, तो हमारा जो पैसा है वो दुबई जा रहा है, हमारा जो डॉलर है पैसा स्मगल होकर दुबई जा रहा है और प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। शिराज खान साहब, मैं बड़े दुख के साथ ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान में जो भी आप कोई मंसूबा देखते हैं, जो भी कोई नया प्रोजेक्ट देखते हैं, तो उसमें साजिशें बहुत नजर आती हैं, उसके पसे पर्दा कोई कहानी और होती है। तो ये जो पसे पर्दा कहानियों का सिलसिला, ये भी खत्म होना चाहिए। ये पता चलता है कि फलां जगह ये टावर है, फिर पता चलता है कि ये फलां आदमी का है, फिर पता चलता है कि फलां आदमी ने कैसा बनाया, तो पता चलता है कि जी उसने ऐसे बनाया कि फलां से पैसे लिए, फलां से ये हुआ। पाकिस्तान में शफाफियत की कमी है। और जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक कोशिश की, कोशिश वो बेचारे पूरी तरह क्या करते, उनको जो सीटें मिली थी वो तो सारा इक़्तिदार का अरसा मेंढक तोलने में गुजारते रहे। वो इसलिए कि कोई 2 एमएनए किसी पार्टी के थे, कोई 4 एमएनए किसी पार्टी के, कोई 6 एमएनए किसी पार्टी के, कोई 5 किसी के। तो वो उन्हें राजी करने में बहुत वक्त लगता था। तो इमरान खान साहब बड़े फैसले नहीं ले सके, उसके अच्छा, बावजूद। उस पर भी मजर बरलाल साहब, मुझे बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन हम अवर्स इस सेगमेंट के में, अगर हम ओवरसीज के मसाइल को हम जरा उसको पहले कंक्लूड करें
एक मैं आपकी तवज्जो ये भी दिलवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों को फ़ोन कॉल मौसूल हो रही हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपने अगर इमरान खान की पार्टी से जो है वो तलकी अख्तियार न की, वीडियो रिकॉर्ड न की। फ्रांस से कल मेरे प्रोग्राम में एक साहब थे, वो ये कह रहे थे कि वहाँ पाकिस्तान में उनके रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि वहाँ से वीडियो बाहर से जो है वो मंगवाएं ताकि आप कोई मुजाहरा नहीं करेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए कोई रैली वहाँ पर इज़हार यकजहती की करें, उसके लिए कोई अपनी वीडियो करें। और जो आपकी सपोर्ट है इमरान खान साहब के बारे में या पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ जो आप मुजाहरे कर रहे हैं वो विदड्रॉ करें। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत और सियासी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतनफर किया जाए अपनी फौज के बारे में, अपने अदारों के बारे में। हालांकि ये लोग फौज के नहीं है जो इस तरह की घटिया हरकतें कर सकते हैं, हमारी एजेंसियों के लोग नहीं है, लेकिन चूंकि एक हवा तैयार किया गया, एक बयानिया तैयार किया गया है और ओवरसीज पाकिस्तानी को खामखा उसमें मुलव्वस किया जा रहा है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम लोग बाहर जो आए, यहाँ की जमहूरियत में, यहाँ के हकूक के में हम लोग जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। आज़ादी इज़हार राय रखने की हमें यहाँ पर इजाज़त है, मुजाहरे करने की हमें इजाज़त है, लेकिन बैक अगर हम किसी लीडर से मुजाहरे हक में मुजाहरे करते हैं या किसी के खिलाफ करते हैं तो यहाँ की जमहूरियत, यहाँ के जो कवानीन है वो हमें इसकी इजाज़त देते हैं। उसी के तनाजर में लोगों ने मुजाहरे किए, लेकिन उन्हें इस तरह की हरकत से डराया जा रहा है। हालांकि इससे लोग मुतनफर होंगे। आप भी दुनिया भर के जहाजों में, आप भी दुनिया भर में जाते हैं, मैं भी सफर करता हूँ। जब भी जाएं किसी जहाज के अंदर, फ्लाइट के अंदर, तो डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग जो है वो सफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में जा रहे होते हैं तो अपने ही लोग सफर कर रहे होते हैं। बाहर का कोई आदमी डरता है। पहले तो दहशतगर्दी थी, अब जो है वो वहां पर ऐसे मामलात है नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लोग सेफ महसूस नहीं करते और ट्रैवल नहीं करते। अगर ट्रैवलिंग वहां पर शुरू हो जाए, यानी अपने लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो भी बंद करवा देंगे, तो इस मुल्क का क्या अल्लाह ही फिर हाफिज है। और ये मैं आपके सामने ये इशू हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे साथ इस वक्त ये मामलात हो रहे हैं। खान साहब, एक तो जो मेरे ओवरसीज बहन भाई हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ एक हफ्ता रुक जाएं। बहुत सी आसानियां हो जाएंगी, तो एक हफ्ता आपके लिए मुश्किल है। दूसरा, ये सारा काम पीडीएम हुकूमत कर रही है। ये आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हमारी एजेंसियां या हमारी फौज नहीं कर रही, ये पीडीएम हुकूमत कर रही है। उसकी वजूहात है। पीडीएम के लोग, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लोग, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से बहुत तंग हैं। और पीडीएम के लोग ये समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में सिर्फ एक ही जमात मकबूल है और वो पीटीआई है। तो वो ये बड़े अरसे से सोच रहे थे कि किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को इमरान खान से तोड़ा जाए। अब ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ाहिर है सारे बाशऊर हैं। वो समझते हैं हमारे मुल्क को किसने लूटा, 30-40 सालों से कौन कौन लोग लूटते रहे। वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल कौन कर सकता है। वो ये भी समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन्हें कौन हल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है ये घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाइयों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ना परेशान होने की। पाकिस्तान में भी अब मामला उलट होना शुरू हो रहे हैं, इसलिए कि पहले जिसको पकड़ते थे उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेते थे, मगर अब बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से इनकार कर दिया। अब इनकार बढ़ता जा रहा है, इकरार कम हो गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी अगर ये सूरत हाल है तो बैरून मुल्क तो सूरत हाल और भी बेहतर होनी चाहिए, बेहतर जल्दी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये हफ्ते 10 दिन का खेल है। हमारे दोस्तों को, भाइयों को बर्दाश्त करना चाहिए और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इसलिए कि आप जहां जहां जिस जिस मुल्क में है, आपको उस मुल्क का कानून इजाजत देता है कि आप मुजाहरे करें। आपको उस मुल्क का कानून एहतजाज की इजाजत देता है। ये तो नहीं कि बरतानिया में दफा 144 लगा के लोगों को अंदर कर दो भेड़ बकरियों की तरह। ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है। ना ही अमेरिका में मुमकिन है, ना इटली में, स्पेन में। ये ममालिक जो हैं वो इंसानी आज़ादियों पर, अज़हार राय की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जहाँ रहते हैं
वहां के कवानीन का अगर एहतराम करते हैं तो किसी को क्या तकलीफ, तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान में तो अगर पाबंदियां हैं, आपको पता है, पहले इन्होंने मीडिया पर पाबंदियां लगाई, तो उससे क्या भी पहले इन्होंने। उस पर भी मतलब बरलाल साहब उस पर भी आते हैं। मुझे आपसे जो सवाल पूछने हैं उसमें पाकिस्तान में एक नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके बारे में सवाल पूछना है। मुझे 9 मई के हवाले से बात करनी है। मुझे आइंदा का मंजरनामा और इलेक्शन की जो बाज़गश्त है उस पर बात करनी है। इस्तेकाम पाकिस्तान जिसको लीड कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब और उनके साथ हैं अलीम खान, जो साबका रिटायर्ड हार्ट कैप्टन के खिलाड़ी हैं, यानी कप्तान के खिलाड़ी हैं इमरान खान के, पीटीआई के। तो आप इस पार्टी के बारे में हमें बताएं कि ये क्या कराए नामाया सर अंजाम देगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ये किंग पार्टी ही बनेगी या ये नजरिया जरूरत के मुताबिक एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी। इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? पहले तो इसका नाम आप देखें, इसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो जिस जी वक्त कुछ साल पहले पाक सरजमीन पार्टी बनी थी, तो पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं मौला बख्श चांडी, उन्होंने बड़ा बिला बिला किसी झिझक के एक तबसरा किया था। उन्होंने कहा नाम से इजारा किसने बनवाई है। तो ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये भी नाम से इजारा किसने बनवाई है। अब इसमें जो लोग जिनका आपने नाम लिया, जहांगीर तरीन या अलीम खान, इसका मतलब है कि ये इमरान खान के नजरिए के साथ नहीं थे। इसका मतलब ये है कि ये अपने मफादात के तहत वहां थे और ये अपने मफादात ही वहां से समेटना चाहते थे। इनका इक़्तिदार में आना किसी नजरिए की पैरवी नहीं था, बल्कि मफादात की पैरवी था। इसीलिए ये लोग बगैर किसी हीलो हुज्जत के, जब सख्ती आई तो फौरन चले गए, पीटीआई को छोड़ दिया। अब इन्होंने जो पार्टी बनाई है उसमें लीडरान तो हो गए जमा, मगर वर्कर्स कहाँ हैं, वोटर कहाँ हैं, ये एक सवालिया निशान है। फिर जो इस पार्टी में लोग शामिल हुए, उनके चेहरों पे उदासी थी, हवाइयां उड़ी हुई थी, कोई अपना मुंह नीचे करके कैमरों से छुपा रहा था, इसकी कोई क्या वजह थी? साथ था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह नदामत है, इसकी वजह शर्मसारी है। किस किस बात हम के नाम? ये शर्मसारी और नदामत इसलिए है कि हमने कौम से झूठ बोलते रहे। हम कौम को बताते रहे कि हम इंसाफ के नजरिए के साथ हैं, हम इमरान खान के जानसार साथी हैं। तो वो जानसार साथी तो साबित नहीं हुए, अलबत्ता कूफा के लोगों की तरह के लोग साबित हुए। अब देखिए हमारा सिस्टम कैसा है। कूफा के लोगों की जो उनके जो दिल थे वो मेरे ख्याल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, लेकिन जो नियाम थी, जो तलवारें थी, वो यजीद के या ज़ियाद की फौज के साथ। बिल्कुल सही फरमाया आप। जी। अब इसमें तो इस वक्त देखिए, इनके ये जो यहाँ वहां पे बिठाए गए थे, इनके जो दिल थे ये इमरान खान साहब के साथ थे, लेकिन जो जिस्म था, जो बॉडी बॉडी थी, ये लाशें बड़ी बड़ी ये वहां पड़ी हुई थी कुर्सियों पर। ये आपने दुरुस्त फरमाया। अब मैं एक और तरफ शिराज खान साहब अच्छा, को जरूर, ये बताएं, इनके गुब्बारे में हवा किसने भरी? आप सुन तो लें पहले। जी जो यहाँ मैं दो अमली देख रहा हूँ या मुनाफकत देख रहा हूँ या मामलात को देख रहा हूँ, वो आप देखिए कि इसमें वो लोग भी शामिल थे जो जना हाउस में हमले के वक्त जिनकी टेलीफोन कॉलें पकड़ी गई, जो बहुत कहते थे कि हमला करो, तो वो लोग कैसे धुल के साफ होकर आ गए। अब कौम को एक गुस्सा है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो लोग पीटीआई छोड़ते हैं, उनके सब मुकदमात खत्म हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में आसानियां आ जाती हैं। तो लोग ये बातें नहीं भूल रहे।
अब ये जो सर झुकाए हुए मकतल में खड़े थे लोग, तो उसमें आप देखिए कि चूंकि ये लोग वोटर्स का सामना नहीं कर सकते, ये जा नहीं सकते अपने हलकों में, अब ये शर्मसार है कि गलती तो हो गई, अब क्या करें। अब इन्होंने छोड़ तो दिया, उस वक्त आपको याद होगा कि जिन दिनों ये लोग पार्टी छोड़ रहे थे तो एक झड़ी लगी हुई थी, कोई रफ्तार मैं कहता हूँ 130-40 की रफ्तार से ज्यादा लोग भाग रहे थे, लेकिन अब उसमें ठहराव आ गया है। और इनकी पार्टी जो है, अब इसमें भी एक दो नंबरी है कि वो कोई मुफ्ती साहब है, उन्होंने ऑलरेडी एक पार्टी इस नाम से रजिस्टर्ड करवाई हुई है, वो अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए हैं और वो केस शायद अपना इलेक्शन कमीशन में भी लेकर जाएं। तो ये जो नई पार्टी इसी है, मैं तरह इसी तरह एक और पार्टी भी है, उसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद, जिसकी चेयरपर्सन साजिदा अहमद है, जो जी जी। मुल्तान की रहने वाली हैं। वो उनका मैंने अपने टीवी चैनल पर इंटरव्यू भी किया। उनके बलूचिस्तान का सदर है मोहम्मद बख्श रंचो, वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सदर हैं। तो उनकी सूबाई सतह पर भी तंजीम मौजूद है। अब जो नाम है उससे ही आप अंदाजा लगा लें जी। कि इस नाम पे इतने रफड़ बन गए। फिर इस जो उनका इजलास हुआ उसमें कोई जोश नहीं था, कोई जज्बा नहीं था, मुरझाए ये हुए चेहरे थे। ये पार्टी बनी है बगैर वोटर्स के, जिसके कोई वोटर नहीं है, लेकिन पार्टी बन गई। मगर इस पार्टी में जो लोग चले गए हैं वो हाँ। पछताएंगे, वो बहुत पछताएंगे, लेकिन क्योंकि इनको, ये अच्छा मुझे जरा होता है। इनका, जरा जहांगीर तरीन साहब का जरा बैकग्राउंड बता दें। ये कौन साहब हैं और ये क्या करते हैं, और ये इनसे लोगों को क्या क्या फायदा है? कि बहुत सारे लोग इनके पीछे चलते रहते हैं इनके साथ। 2018 में भी इन्होंने ये कह रहे हैं, वो जहाज भर भर के लोगों को ला रहे थे और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, जहां भी जाते थे तो ये लोगों को ले पार्टी में शामिल कर दिया करते थे। इनका क्या बैकग्राउंड है? अच्छा, बैकग्राउंड की जहां तक बात है ना, जी। तो ये इनके वालिद पुलिस अफसर थे हम्म। और ये खुद बिजनेस में आने से पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अच्छा। हाँ, इनकी शादी जो है वो एक सियासी खानदान में हुई। इनकी शादी मखदूम अहमद महमूद की बहन के साथ हुई, और मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं। अब अच्छा। आ जाइए कि ये जो आपने बात की, आपने क्या सवाल किया इसके आगे के, ये तो मैंने मैं बता दिया कौन है। ये बैकग्राउंड का मतलब, ये जो काम वगैरह क्या करते हैं, ये एक हाँ, तो इनकी शुगर मिलें हैं, और उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी की कोई सोसाइटियां होंगी या इस तरह के कोई मामला। नहीं तो वो सोसाइटी, लोगों को ऑफर क्या कर रहे हैं? यानी लोग इनके साथ हो जाते हैं? सोसाइटियां इन्होंने नहीं बनाई। नहीं बनाया। अच्छा। इन्होंने हजारों एकड़ जमीन ले रखी है ठेके पे, वहां ये साइसी बुनियादों पर ज़राअत करते हैं, शुगर मिलें हैं, इसी तरह और बिजनेस है, लेकिन सोसाइटी इनका बिजनेस नहीं है। और फिर ये देखिए, ये एक तासर दे रहे हैं कि ये किंग्स पार्टी है, हम्म। इसके अलावा नहीं। जी। तो जो आप समझते हैं ना कि पैसे का खेल, वो नहीं है अभी। जी। जी। अभी सिर्फ ये तासर दे रहे हैं कि ये हमारी पार्टी जो है किंग्स पार्टी है। अब किंग्स पार्टी का वोटर नजर नहीं आ रहा, वो काम कैसे चलेगा। पार्टियों को वर्कर्स की भी जरूरत होती है, वोटर्स की भी जरूरत होती है। वोटर्स और हम्म। वर्कर्स बगैर सियासी पार्टियां नहीं होती। इसीलिए कल इनका पहला शो जो था वो बहुत फ्लॉप गया। और और मीडिया पर भी बहुत फ्लॉप हो गया। और इसमें ये है कि जो अलीम खान है, उनका क्या रोल होगा? देखिए, वो जाहिर है उनका एक मर्कजी रोल तो होगा, क्योंकि वो दोनों दोस्त भी हैं, मगर लोग इनको कबूल नहीं कर रहे। तो सही। लिहाजा तो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो महफूज हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन इससे ये जो पार्टी बन रही है, दूसरी तरफ काफ लीग तगड़ी की जा रही है, मोहम्मद सरवर साहब कोई किरदार अदा कर रहे हैं, ये दो तीन जो है वो ग्रुप बन रहे हैं।
तो इससे मुस्लिम लीग नून को कितनी उनके लिए परेशानी का बायस है? ये दो, खास करके दो बड़ी, एक तो काफ लीग में के बारे में हवा भरी जा रही है और एक दूसरी एक और पार्टी ये इस्तेकाम में पाकिस्तान खड़ी कर दी गई है। तो इसमें मुस्लिम लीग वालों को तो डैमेज तो होगा, ज़ाहिर पीटीआई को भी डैमेज है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए कोई वरिंग सिचुएशन है या नहीं है? खान साहब, काफ लीग से तो नून लीग को नुकसान नहीं होगा। हम्म, नून लीग वाले परेशान हैं दो बातों। एक तो साउथ के जो पीटीआई से लोग टूटे, उनमें से बहुत से लोग आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी में ले गए। हम्म, जो दूसरे लोग हैं इलेक्टिबल्स, उनसे नून लीग परेशान है। उनका ख्याल था कि ये इलेक्टिबल्स हमारी झोली में आ जाएंगे। उनका पहले ये ख्याल नहीं था कि कोई नई सियासी पार्टी भी बन सकती है। अब सियासी पार्टी तो बन गई, मगर फिर सवाल वही है कि वोटर्स कहाँ हैं। तो वोटर तो जाहिर है इमरान खान को वोट देगा। और ये इलेक्शन जो पाकिस्तान में होगा, ये लीडर्स का इलेक्शन है कि कौन सी पार्टी का कौन सा लीडर है। अब आप देखिए इमरान खान का मुकाबला किन किन से होगा। मरियम नवाज साहबा से, शहबाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से, फिर एएनपी के अमल वली से, फिर जमीयत के मौलाना फजल रहमान से, या एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी। इन सब में से आप देखिए, खुद इंसाफ कीजिए कि इन सब में से इमरान खान किस हद तक बेहतर है और आगे है। तो अब लोगों की जो चॉइस है वो तो इमरान खान है। बेशक रास्ता रोके, कितनी दफा रोकेंगे, तो ये नहीं रुकता। इनकलाबी कभी नहीं रुकते, तेज सैलाब कभी नहीं रुकता, चश्मे का पानी कभी रुका हुआ नहीं देखा, वो इधर उधर से पत्थरों में से निकल जाता है। तो मैं तो जो सर्वे देख रहा हूँ उसमें तो देखिए तरीके इंसाफ सबसे आगे। अब कल किसी ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि बाग से पीपल्स पार्टी का बंदा जीत गया है। जी, कमर जुमान का बेटा। हाँ, सरदार कमर जमान का बेटा सरदार तेईस जाक। 23,000 से ज्यादा वोट लिए हैं। 5-6 हजार हमारा दोस्त वो जो मुश्ताक मनाज टर्न टू बी ए जर्नलिस्ट टर्न टू बी ए पॉलिटिशियन, वो हार गया है। हालांकि अब इस वहाँ राजा राजा यासीन ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर नून लीग की हमायत का ऐलान किया था और इनके दरमियान मायदा हुआ था कि ये जो 2.5 साल है ये मुश्ताक बिन नाज को दे दिए जाए और अगले 5 साल जो है वो राजा यासीन जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो उनके होंगे। लेकिन वो खान सारी साहब, कोशिशें। इसमें दो बातें हैं देखिए। हम्म, एक तो बाग के इलाके से सरदार कमर जमान हमेशा जीतते रहे, नाकाबिले शिकस्त रहे, और उनका वहां वोट है बहुत। एक वजह तो ये होगी। दूसरी वजह पीपल्स पार्टी है। और सबसे बड़ी वजह जो मैं बयान करने लगा हूँ वो आपके इल्म में है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है, वहाँ वो वफाकी हुकूमत असरअंदाज होती है। अब सवाल ये है कि वफाक में वजीर आजम शहबाज शरीफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी का बंदा कैसे जीते। इस सवाल का बड़ा सादा सा जवाब है कि जो अमूर कश्मीर की वजारत है वो कमर जमान कायरा चला रहे हैं। लिहाजा कमर जमान कायरा असरअंदाज हुए और नून लीग अब इल्जाम लगा रही है कि जी ठप्पे लग रहे हैं, तो फलां हो रहा है, तो फलां हो रहा है। ये बात है। हालांकि कमर जमान कायरा जो है वो कल, यानी डेट में एग्जैक्टली बता दूं आपको, 8 जून को डेनमार्क में थे और वहां पर उनका जो है वो एक प्रोग्राम था। और उसके बाद एक गुजरात के ही लोग हैं, ये निखारियों के, उनके घर उनका नाश्ता था जब मेरी उनसे बात हुई टेलीफोन पर। तो वो तो कल वहां पर थे ही नहीं, लेकिन नून लीग ने बड़ा इल्जाम अपनी तरफ लगा दिया। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि आइंदा का सिनारियो ये लग रहा है कि पीपल पार्टी को इक़्तिदार देने की कोशिशें हो रही हैं और ये मनसूबाबंदी या इंजीनियरिंग की जा चुकी बिल्कुल सही है, कोशिश हो सकती है, है। लेकिन सवाल ये है कि वोटर किधर से आएंगे। अब ये जो सही।
कि जी सिंध से वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर इमरान खान को आज़ादी मिल गई और वो सिंध का दौरा करने में कामयाब हो गए, तो फिर पीपल्स पार्टी सिंध में भी हाथ मलते रह जाएगी। आप किस तरह इतने होपफुल हैं मजहर बरलाल साहब? देखिए, यहाँ पर खबरें हमें मिल रही हैं, ये 150 से ज्यादा उसके ऊपर केसेस हैं। अब अभी अब्दुल रजाक शर का वहाँ बलूचिस्तान में कत्ल हो जाता है तो 1 घंटे के अंदर अता तारड़ साहब उन पर इल्जाम लगा देते हैं। 24 घंटे तक FIR दर्ज नहीं होती, ना पोस्टमार्टम होता है, तदफीन हो जाती है। उसके बाद हुकूमती प्रेशर इतना है कि इमरान खान डायरेक्ट जो है वो उनके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज हो जाता है। और फिर BBC ने रिपोर्ट किया है कि वो ये खानदानी दुश्मनी थी, पहले भी कत्ल हो चुके हैं, लेकिन कत्ल का मुकदमा जो है वो उनके ऊपर कायम हो जाता है। और फिर 9 तारीख को ना 8 तारीख को जब वो इस्लामाबाद जाते हैं तो उस मुकदमे में भी उनको बेल लेनी पड़ती है ऑन द ग्राउंड के, वहां पे फ्लाइटें नहीं जा रही हैं ज्यादा। तो उस वक्त जज साहब ने बड़े हैरत का इजहार किया। लेकिन आप इतने होपफुल कैसे? मेरी इतला तो यही है कि उन्हें नायल करार दे दिया जाएगा, उन्हें बाहर जाने की ऑफर मिल रही है कि मुल्क से बाहर चले जाओ, मुल्क बर्दरी के लिए तैयार हो जाओ। ये मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दिए जाएंगे, पार्टी को क्रश किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, और यहाँ तक कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को डराया जा रहा है। तो आप इतने होपफुल कैसे हैं कि इमरान वाकई कम बैक करेगा? उर्दू के बड़े शायर गालिब का एक मिसरा है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। जी। अब गुजारिश ये है कि मैं होपफुल क्यों? मैं बतौर मुसलमान, मुझे मेरे खुदा ने हुक्म किया, मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कि किसी भी सूरत में नाउमीद नहीं होना। मैं इसलिए हमेशा उम्मीद को बरकरार रखता हूँ और उम्मीद रहता हूँ। अब आ जाए आपके ये जो सवाल, आप असल में इतना लंबा करते हैं और उसमें से 4-5 सवाल होते मैं हैं। मैं ये मैं मैं यही कह रहा था कि नाइली गया, कत्ल के मैं मुकदमे हैं, जमानतें हैं, इतना उलझा दिया गया है, मिलिट्री कोर्ट्स की तलवार लटक रही है, ये सारे क्वेश्चन तो एक ही तनाजुर में। वो एक तनाजर में तो हैं, लेकिन जी। खान साहब आप बड़ी खूबसूरती से एक सवाल में 10 सवाल पूछ लेते हैं। अब गुजारिश ये है, चले मैं भी टीवी एंकर हूं ना। मैं मुकदमात पे बात करता हूँ। जी। अब देखिए, जो वो वकील साहब का पर्चा दर्ज हुआ है, ये मजाक नहीं। दुनिया में इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि एक बंदा लाहौर में बैठा है, उसको उस वकील का पता भी नहीं है, और फिर जब उसका कत्ल टेलीफोन हो जाता है टेलीफोन रिकॉर्ड तो हो रहे हैं, कदम कदम पर सिक्योरिटी है, सांस जब लेने पर पाबंदी है। जब एक कत्ल हो जाता है हाँ। तो उसके फौरन बाद एक हुकूमती मशीर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि जी इमरान खान ने कत्ल किया। फिर शनीद ये है कि उसके लड़के को, क्योंकि ये खानदानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल हुआ, मगर उस वकील के साहबजादे को, सराज अहमद एडवोकेट। उसको क्या किया गया, सारी रात गायब रखा गया हम्म। घर से। पता नहीं आईजी बलूचिस्तान ने उठाया, किसने उठाया। मुबैना तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि आईजी ने उठाया। सारी रात उस पर प्रेशर डाला गया, फिर वो आया और उसने फिर FIR में इमरान खान साहब का नाम दिया। इसी तरह ये जो बाकी मुकदमात हैं, वो भी इसी तरह के झूठे हैं। तो इमरान खान साहब को एक दिन रिलीफ मिलेगा, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि सारे मुकदमात एक जगह ले आए, हमारे पास ले आए, तो उस दिन फिर इन मुकदमात का फैसला हो जाएगा और ये फारिग हो जाएगा। ये घनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी लोगों को डरा के, कभी। अब जब ये जो आपने कहा ना टेलीफोन टेप कर रहे हैं, उससे भी ये पीछे हटेंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है हम्म। और कमाल फैसला है। उसने कहा जिसका फोन टेप हुआ, जिसकी वीडियो बनी,
वो तो बेचारा मजलूम है, उसका तो गुनाह नहीं, गुनाह उसका है जिसने वीडियो बनाई, जिसने ऑडियो टेप की। और अब आप अदालतों में जब कोई इस तरह की बात करेंगे तो जो ऑडियो लाने वाला होगा, जो वीडियो लाने वाला होगा, वो मुजरम तस्वर किया जाएगा। तो अब ये इस बात से भाग रहे हैं। नहीं, हमारा मगर तो जो अक्सर असल सवाल ये था कि बेसिकली इस हालात में जब इतना पैरा हो, इस तरह के मामलात हो, तो कोई पागल ही होगा जो लाहौर में बैठकर कोयटा उस वकील को कत्ल करने के लिए जो है वो मनसूबा बंदी करेगा या फोन करेगा या किसी बंदे को भेजेगा। मेरा कहने का मकसद ये था कि इस इतना यानी भोंडा किस्म का केस जिसको खुद बीबीसी ने एक्सपोज किया है, और उन्होंने वहां के पुलिस अफसरों से पूछा है और फिर रिपोर्ट किया है कि ये तो पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि इनकी खानदानी दुश्मनी थी, पहले भी कत्ल हो चुके हैं। और फिर वकीलों ने भी उनको बताया कि ये चीज है, ऑन ग्राउंड वहां से उन्होंने रिपोर्ट करके यहाँ शायद रख दिया। चूंकि पाकिस्तान में पता है आपको, मीडिया पर पाबंदी है, उस तरह इमरान खान साहब के हक में कोई बात नहीं हो सकती। हालांकि वो इस्लामाबाद में 8 तारीख को जो जमानतें लेने के लिए गए, आपको पता है वो नई हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग थी उसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, वो पैदल ऊपर गए। हालांकि इस कदर उनको उनको खतरा है अपनी जान का भी, लेकिन वो गए एक जलील करने का या तंग करने का या प्रेशर में लाने का एक टैक्टिस है। अब और फिर हाई ये कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है वो भी 1 घंटा ताखीर से पहुंचे। जी ये बिल्कुल ये छोटी हरकतें कर रहे हैं। और जी छोटी हरकतें इंसान उस वक्त करता है जब वो उसके हाथ में कुछ ना रहे। छोटी हरकतें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, 13 साल का है। उसका कसूर क्या है? कसूर ये है कि वो टिकटॉक बनाता है और उसमें वो इमरान खान बनता है। अब उसको इन्होंने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दिया। अब छोटा इमरान जो है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन ये शर्म इनको नहीं आती कि ये 10-12 साल के लड़कों को पकड़ते हैं, औरतों को पकड़ते हैं। तो जितना मर्जी जुल्म हो जाए, देखिए खुदा भी देख रहा है और अल्लाह ताला का अपना एक सिस्टम है। खान साहब, जिन लोगों ने तारीख में जुल्म किया उनके नाम मिट गए। अलाकू खान, चंगेज खान, फरून, ये सारे यजीद, ये सब इसी वजह से आज दुनिया जो दुनिया आज तक उन्हें कोसती है, चूंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। अच्छा, जो मजहर बरलाल साहब, वैसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है इस सेगमेंट में कि ये जो नैब की कल गए अदालत में, नैब के सामने पेश हुए इमरान खान साहब, तो वहां पर अलकादर ट्रस्ट के हवाले से 4 घंटे जो है उनको बिठाया गया, पूरे 4 घंटे, और बार बार सेम क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ तजलील करने की कोशिश की गई है वहां। मेरी कई वकला से ये आपकी बात दुरुस्त है कि तंग करने की, उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब नहीं टूट रहे। इमरान खान बहादुरी से खड़ा है, इत्मीनान के साथ खड़ा है। उसको बहुत ऑप्शन दिए गए, मुल्क से बाहर चले जाओ। उसको ऑप्शन दिए गए, फलां को सदर बना दो, पार्टी का चेयरमैन बना दो, पीछे हट जाओ, ये करो वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक पूरी लेकिन इस्तकामत के साथ खड़ा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है पाकिस्तान के चोटी के साफी, तजिया नगार, कालम नवीस और टीवी एंकर मजहर बरलाल साहब से। बहुत पॉजिटिव शख्सियतें, हमेशा जब भी गुफ्तगू करते हैं, कॉलम लिखते हैं, तो एक नॉलेज, तारीख, रेफरेंस से बात करते हैं। और जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं वो तो मतलब जिस तरह हम सीखते हैं इनसे बहुत कुछ। लेकिन मजहर बरलाल साहब, मैं आपसे बतौर खास एक क्वेश्चन 9 मई के वाकयात के हवाले से करता हूँ। 9 मई का जो जो वाकयात हुए वो काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जितने भी पाकिस्तानी आबाद हैं उसको कंडेम भी कर रहे हैं। ये इसको अच्छा अमल नहीं कर रहे हैं, किसी ने साजिश की है, ये स्क्रिप्टेड था, या पीटीआई ने किया है, या दोनों, यानी सच क्या है झूठ क्या है, ये इस बहस में जाए बगैर, यानी
जाहिर है कुछ साजिश भी होगी, कुछ मॉब के लोग भी होंगे, ये चीजें हैं, लेकिन सवाल सिर्फ बुनियादी ये है कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन कभी होगी और सच और झूठ अवाम के सामने आएगा कि असल में वाकयात हुए क्या थे, किसने किए, ये कोई जिम्मेदार इसका ठहराया जाएगा कि ये सारा मलबा सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के ऊपर डाला जाए। ये जिस तरह कोयटा में कत्ल हुआ और एक हुकूमती मशीर ने इल्जाम इमरान खान के सर लगा दिया, बिल्कुल 9 मई के वाकयात वैसे ही है। आप यही समझे कि 9 मई के वाकयात एक वकील का कत्ल है। वो मैं क्यों कहता हूं, आपने बगैर किसी तहकीक के, तफ्तीश के पीटीआई के सर पे इल्जाम लगा दिया। आपने कहा कि इमरान खान इसका जिम्मेदार है। भाई, इमरान खान को तो गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जा चुका था, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि अगवा किया हुआ था। अब जिन लोगों ने ये मंसूबाबंदी की, ये जब तहकीक होगी तो सामने आ जाएगा। अब बहुत से सहाफ़ी ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि ये मंसूबाबंदी पीडीएम ने की, उसमें वजीर दाखिला भी शामिल थे, उसमें मरियम नवाज साहबा भी शामिल थी, आईजी पंजाब, ये बहुत से लोग शामिल थे। अब मैं सवाल ये है, 2-3 सवाल उठते हैं कि आपको, हम भी मजम्मत करते हैं कोर कमांडर हाउस पे जो अटैक हुआ, लेकिन उससे पहले 9 मई को पाकिस्तान की अदालत पे हमला हुआ, हाई कोर्ट के शीशे टूटे, उसका पर्चा किस पे दर्ज किया है? किसी ने पूछा? हाई कोर्ट की तौहीन हुई और वहां शीशे तोड़े गए, तो वो शीशे जिन्होंने तोड़े उनको क्यों नहीं पकड़ा? कानून तो सबके लिए एक है और हाई कोर्ट का भी एहतराम उतना ही है जितना किसी और इमारत का है। वो भी पाकिस्तान की इमारत है, वो भी पाकिस्तान की इमारत है। अब इसमें जो पंजाब के आईजी एक बात करके फंस गए हैं कि जी मैंने 8 तारीख को जो टेलीफोन टेप किए। अब हाई कोर्ट ने तो कहा हुआ है कि टेप करने वाला मुजरिम है और जो खुद इकरार कर रहा है, अब उसको क्या पता। 8 तारीख को तो किसी को 9 मई के वाकयात का इल्म ही नहीं था। तो ये जो आईजी पंजाब है, इनको इल्हाम हो गया कि 9 को ये वाकयात होंगे। फिर उन्होंने अपने फराइज में कितनी कोताही बरती, वो लोगों को रोकने में नाकाम रहे। अगर उनमें ज़मीर नाम की चीज होती तो अभी तक इस्तीफा दे चुके होते। और जो हमारे अदारे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो आईजी पंजाब से पूछें कि आप क्यों नाकाम हुए। वो वजीर आला पंजाब से पूछे आप क्यों नाकाम हुए। वो वजीर आजम से पूछे आप क्यों नाकाम हुए। वजीर दाखिला से पूछे आप क्यों नाकाम हुए। फिर दूसरी नाकामी और तरफ है कि वो जो फौज के भी अंदर अदारे हैं मुख्तलिफ, कोई एमपी के इंचार्ज जो थे उनसे पूछा गया कि ये कैसे लोग आ गए। वहां रेंजर थी, उससे पूछा गया आप लोग ये लोग कैसे आ गए। क्विक रिस्पांस फोर्स थी, उससे पूछा गया। फिर किसी ने ये पूछा कि कोर कमांडर की जो जाती सिक्योरिटी पे 75 बंदे लगे होते हैं वो किधर थे। ये वो सवालात हैं जिनकी तहकीक किए बगैर इमरान खान पे इल्जाम लगा दिया गया, पीटीआई पे इल्जाम लगा दिया, फाड़ लो बस शुरू हो गया काम। और ये जो लोगों के घरों पे रात को 3-3:30 बजे छापे मारते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बच्चों को हरासा करते हैं, वहां लूट मार करते हैं, औरतों को हरासा करते हैं, क्या ये पाकिस्तान के कानून में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है कि बगैर वारंट के आप किसी के घर जाएं। और अब फिर खान साहब, इसमें और भी बातें हो गई हैं। मसलन मैं या आप सियासत करते हैं तो हमारी भतीजियों के घरों पे भी जाके हमले हो रहे हैं, भांजियों के घरों पे भी हमले हो रहे हैं, हमारे बहनों के घरों पे भी हमले हो रहे हैं, हमारे भाइयों के घरों पे भी हमले हो रहे हैं। तो ये जो हुकूमत है, इम्पोर्टेंट सरकार, ये खुद फसादात फैलाना चाहती है,
उसकी वजह ये है कि ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। इमरान खान क्यों फसादात करवाएगा? इमरान खान तो इलेक्शन मांग रहा है। फसादात सिर्फ जो इलेक्शन से भागना चाहता है। सही। अच्छा ये बताएं मजहर प्रहलाद साहब कि ये 9 मई का वाकया, अगर आप इसको तारीख के दूसरे 2-3 बड़े वाकयात से कंपेयर करें तो वो तो सेटल हो ही गए ना। मसलन 77 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई, जुडिशल मर्डर हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर अल जुल्फकार पीपल पार्टी ने बनाई, फिर 13 अगवा हुआ, अफगानिस्तान में गया, फिर जिस तरह ये लोग दरबदर हुए, इन्हें गद्दार करार दिया गया, फिर उसके बाद जो है वो उनकी दोबारा हुकूमत आ गई 88 में बेनजीर की, वो भी तो मामला सेटल हो गया था। फिर अगर 99 की बात करें, 12 अक्टूबर 99 की बात करें, तो नवाज शरीफ पर बाकायदा त्यारा अगवा करने की, मुशर्रफ का त्यारा जो लंदन में था, जा रहा था वापस ना, यहाँ पर काठमांडू में था, वो वापस जा रहे थे, तो उस त्यारा अगवा करने की साजिश पर उन्हें सजा हो गई। फिर उसके बाद वो सऊदी अरब चले गए मायदे के तहत। तो ये मामला फिर हमें बताया गया कि ये गद्दार है, इन्होंने मिलिट्री के साथ के खिलाफ ये किया, मिलिट्री चीफ को कू करने की कोशिश की, हटाने की, बल्कि नया आर्मी चीफ भी लगा दिया। ये सारी चीजें तो फिर मेमो गेट स्कैंडल हुआ, फिर उसके बाद आप देख लें डाउन, वो जो स्टोरी थी वो हुई नवाज शरीफ के खिलाफ, उन्होंने ये की, तो ये चीजें बहरहाल सेटल हो गई। तो 9 में भी आप समझते हैं कि जल्द या बदेर सेटल तो इस मामलात को होना ही है ना, आखिर बिलाखिर। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जी आपने ये जितने वाकयात बयान किए, इसमें एक दो वाकया और शामिल कर लें कि 99 में नून लीग की हुकूमत थी और उन्होंने इंटरनेशनल अखबारात में इश्तहार दिए पाकिस्तानी फौज के मतलब रोग आर्मी के। ठीक है। ठीक है। फिर आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ के इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वो अफवाज पाकिस्तान पर बहुतान तराशियां करते हैं। फिर ठीक ये है। है कि वाकया पठानकोट में होता है और मियां नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला में उसकी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। फिर मामला बम्बई धमाकों का था जिसमें इंडियन एजेंसियां इन्वॉल्व थी और अजमल कसाब के घरों के पते नवाज शरीफ साहब दे रहे थे। तो फिर यहाँ इंडियन जो है बगैर वीजे के आते रहे नवाज शरीफ के घर में, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी भी। जी इसमें मकसद कहने का ये है कि ये दोनों पार्टियां जिस हद तक गईं, इमरान खान तो उस हद तक नहीं गया, पीटीआई तो उस हद तक नहीं। पीटीआई की झोली में कोई मेमो गेट स्कैंडल नहीं, पीटीआई के दामन पे कोई त्यारा अगवा करने का केस नहीं, पीटीआई के दामन में जो इमारतें जलाई गई एमआरडी की तहरीक के तहत 1983 में, पीटीआई के दामन पे कोई धब्बा नहीं कि उसने इमारतें जलाई। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, पीटीआई के दामन में कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की हो, रोग आर्मी के इश्तहार नहीं, डॉन लीक्स नहीं, अजमल कसाब वाली बातें नहीं। वो जो काठमांडू में नरेंद्र मोदी से मिलकर नवाज शरीफ कहता था, फौज के बारे में बातें करता था, वो भी पीटीआई के दामन पे दाग नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए कि हम किसको नजरअंदाज कर रहे हैं और किन लोगों को गले लगाया हुआ है। वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे उन्हें गले लगाया हुआ है, जो पाकिस्तान की दौलत लूट के बाहर ले जाते रहे उनको गले लगाया हुआ है। और ये जो इमरान खान की मकबूलियत है इसका भी सुन ले, ये रिएक्शन में मकबूलियत आई है। कैसे कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी, खान साहब लोग इनके चेहरे नहीं देखना चाहते, लोग हम्म। इनसे नफरत करते हैं।
और मेरी पाक फौज ने, मेरी अजीम फौज ने, जिससे मुझे थोड़ा सा गिला है, कि उसने इन चोरों को गले लगाया हुआ है, इन डाकुओं को गले लगाया हुआ है, ये पाकिस्तान के जो दुश्मन है इन्हें गले लगाया हुआ है। ये मौलाना फजल रहमान का वालिद क्या कहता था असेंबली में खड़े होके, कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है। और खुद मौलाना फजल रहमान ने 14 अगस्त को मानने से इनकार किया था। और ये जो एएनपी वाले हैं ये पाकिस्तान से इनकारी थे। ये नवाज शरीफ से जो इंडिया से पींगे है नवाज शरीफ की, उससे कौन वाकिफ नहीं। ये जो एमआरडी की तहरीक वाले करते रहे और लोग करते रहे, इनसे कौन वाकिफ नहीं है। तो मेरा तो अपनी अफवाज के जो जिम्मेदारान है उनसे मुतालबा है कि बाबा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो कि ये वो कौन लोग हैं जिनको आपने सर पे बिठा लिया है। ये तो मेरे मुल्क को नोच के खा गए। और जो बात आपने की ना आर्मी एक्ट की, वो नहीं लग सकता। आईने पाकिस्तान इजाजत नहीं देता। 2019 के बाद वो खत्म हो चुका है। बाजी की 2 मिसालें देता हूं। पिंडी साजिश केस हुआ, उसमें शामिल फौजी अफसरों पर भी आर्मी एक्ट नहीं लगा। हैदराबाद साजिश केस हुआ, उसमें भी आर्मी एक्ट नहीं लगा। क्या डॉन लीग्स में आर्मी एक्ट लगा? क्या रोग आर्मी के इश्तहार चलाने वालों पे आर्मी एक्ट लगा? क्या मेमो गेट स्कैंडल वालों पे आर्मी एक्ट लगा? नहीं। तो ये कैसा तो तमाशा है? आपने ठीक कहा, लेकिन एक और भी इसमें टेक्निकल भी है जो मैं लॉ को अंडरस्टैंड करता हूँ। वैसे मैं पाकिस्तान से, मेरा लॉ की डिग्री एसएम लॉ कॉलेज कराची से है। एक और चीज भी इसके अंदर शामिल है मजहर बरला साहब के, ये जो जब मिलिट्री एक्ट उस वक्त लगता है जब मिलिट्री खुद इन्वॉल्व होती है सिविलियन के साथ कोई कार्रवाई करने में, तो उस वजह से उसके बाद मिलिट्री एक्ट लगता है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक मैं एक इजाफा करना चाहता हूँ। मैं चूंकि दुनिया भर से वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, दुनिया भर में जाता हूँ, लोगों से अट्रैक्शन होती है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखता हूँ, उनके मसाइल सुनता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, तजिए करता हूँ। लेकिन मैं आपकी बात से 100% जो है एग्री हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई नहीं है। ये एक बेसलेस प्रोपेगेंडा है। लेकिन इस बात में आपकी 1000% वजन है कि लोग जो है पाकिस्तानी जहां भी रहते हैं वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से नाराज है कि ये जो आप लोगों ने ये जो लोग बिठाए हुए हैं, ये जो है इनका माजी बड़ा दागदार है, और ये लोग आपने मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए हैं, इनको आके हुक्मरानी दी है जो जायज नहीं है। ये मेरे ख्याल में यहाँ तक तो हम इस पर मुतफिक हैं, और मैसेज मेरा भी यही है जो आपने दी है अपनी इसकी क़यादत। ये बात आपकी दुरुस्त है। आपने बेसिक बात कर दी, जो बुनियादी बात है। जी, बुनियादी बात सिर्फ यही है। आखिरी सवाल है, वक्त खत्म हो रहा है। मजहर बरलाज साहब, शाह महमूद कुरैशी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था, इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की है, मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्या उन्होंने जाकर उनके सामने गुफ्तगू-शुनूद की होगी? उस बारे में कुछ बताएं। आप तो हैं बड़े खोजी, तो आपको तो पता तो चल गया होगा कि क्या गुफ्तगू-शुनूद हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। देखिए, एक तो पहले आपने शाह महमूद कुरैशी के मुस्तकबिल के बारे में बात की, उसका मैं जवाब दे दूं। जी। शाह महमूद कुरैशी कहीं नहीं जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई में रहेंगे। वो सियासतदान है, और इस बड़े लेवल पे सियासतदान सौदाकारी करता है। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल क्यों हूँ? वहां यूसुफ रजा गिलानी मौजूद है मुल्तान से। और फिर जनूबी पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के सदर है मखदूम अहमद महमूद, वो यूसुफ रजा गिलानी के मामूजाद हैं, भाई हैं वो। अब आ जाइए तो यूसुफ रजा की मौजूदगी में और अहमद महमूद की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी साहब को पीपल्स पार्टी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाइए नून लीग की तरफ। नून लीग में शाह महमूद कुरैशी क्यों जाए? कि नून लीग वालों के घर में वजीर आला के उम्मीदवार भी हैं और घर में वजीर आजम के उम्मीदवार भी हैं, लिहाजा जी। वहां से किसी और को कोई चीज मिल ही नहीं सकती।
अब आ जाए ये जो नई पार्टी बनाई गई है जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन। पाकिस्तान वाली, तो जहांगीर तरीन तो और शाह महमूद कुरैशी तो एक दूसरे के मुखालिफ है। वो कैसे उस पार्टी में जा सकते हैं? 2018 के में जो सूबाई इलेक्शन था मुल्तान से, वो जहांगीर तरीन ने हरवाया, क्योंकि वो समझते थे कि अगर शाह महमूद कुरैशी सूबाई इलेक्शन जीत गया तो वो वजीर आला बन जाएंगे। प्रेस तो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई इस पर आज है? अच्छा, आ जाइए आप। देखिए, उन्होंने इमरान खान के साथ सुना है कुछ बातें की, लेकिन इमरान खान साहब, आपको पता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। और हार माने भी क्यों? मैंने भी शुरू में आपसे कहा कि उम्मीद, आखिरी वक्त तक उम्मीद का चिराग जला के रखना चाहिए। क्या बात क्या हुई होगी वैसी? बात यही हुई कि हमें रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसियों को, एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन हक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ मैं अगर राजा नासिर अगर शाह खास। महमूद शाह, मेरी इतलात ये है कि उन्हें डॉक्टर कदीर खान की तरह कन्फेशन करने के लिए कहा गया 9 मई के हवाले से। लेकिन वो नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका कसूर नहीं है। सही। उनका कसूर तो तब वो बाहर हों, कोई इनके पास ऑडियो वीडियो हो उनकी। उस शख्स को तो गिरफ्तार किया जा चुका था। हम्म। ये आज नहीं तो कल इसकी तहकीक होगी। इमरान खान ने जो मुतालबा किया ना, वो दुरुस्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि मंसूबे का पता तो चले कहाँ बना। हमें तो यही इतला मिल रही है, बहुत से साफी कह रहे हैं, मुबैना तौर पर यही है कि ये मंसूबा पीडीएम ने बनाया थैंक यू कि वेरी मच मदर मदर बरलास साहब। आई होप के पाकिस्तान के हालात सेटल होंगे, और मैं सबके लिए दुआई हम कर सकते हैं। खास करके मीडिया की पर पाबंदी है, सियासी वर्कर गिरफ्तार हैं, मुल्क की बदनामी हो रही है, चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, कंट्रोल की जा रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा चलने वाली बात नहीं है। 10 दिन तक कम अज़ कम मदर बरलास साहब का ये कहना है कि हालात दुरुस्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को, शिराज खान को इजाजत दीजिए। आइंदा इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब। अल्लाह हाफिज।